अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोगों ने मैंने प्लान किया था कि आपके साथ इन टैक्स के साथ साथ इन जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा फ्रॉम द बैंकिंग लेवल टिल एक्सपर्ट लेवल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लेके जाना चाहूँ। इस कोर्स को बनाने का मकसद या इस चीज़ को समझाने का मकसद ये है कि आप अपने एजुकेशनल कैरियर में भी प्लस जिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपना बिजनेस किस तरीके से करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे और उनमें एक ये जो एप्लीकेशन है ना इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये 100% आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती है। आप अपने बिजनेस पे भी किस तरीके से या अपने फैमिली बिजनेस में भी इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो और कैसे इसको इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, आप इन सबको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहे हो या एक बड़ी कंपनी में भी काम कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा हमेशा आपके पास चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ना अगर आप देखें तो पहला स्टेज ये होता है कि जर्नल एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स। जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स, ये तो मतलब ये ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी जो इस प्रोसेस के थ्रू रूट ना हुई हो। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट्स के बाद जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो या जर्नल एंट्रीज पास करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरूर होता है। तो हम वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है, किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं यानी कि IFRS की एप्लीकेशन होती है, सही है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए किस तरीके से IFRS ने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की है। उसके बाद जब यहाँ पे सारे हेड्स की अकाउंटिंग हो जाती है दोस्तों, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो बात होती है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जितने हेड ऑफ अकाउंट्स हैं इन सब के बैलेंसेस को आप एक जगह पे प्लॉट कर दो। अब मैं बात नहीं करना चाह रहा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि सर डेबिट क्रेडिट मैं भी डेबिट क्रेडिट पे आऊँगा। उससे पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बाद इंडिविजुअल अकाउंट्स की को आप प्लॉट कर दो ट्रायल बैलेंस के अंदर। इन ट्रायल बैलेंस की को बनाने के बाद आप अपने इस ट्रायल बैलेंस को ग्रुप करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा कोर जो होता है ना, कोर जो देंगे वो ये चीज़ है। कोर हमारा ये चीज़ है। उसके बाद डिस्क्लोजर्स हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। सही दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये जनरल एंट्रीज है क्या चीज़। ट्रायल बैलेंस में भी ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही है, सबसे पहला जनरल एंट्रीज। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप लेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन बनती नहीं है। यानी कि बोथ पार्टीज यानी कि A और B दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है, दोनों का एग्री होना, किसी भी बात पे एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। मिसाल लेके चलते हैं और लेमन सी मिसाल लेते हैं। आप रोज़ाना की बेसिस पे मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदते हैं। तो आप अगर किसी सेलर को बोलते हैं कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए 100 रुपये की, अगर वो एग्री कर जाता है यस, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। यानी कि आपसे वो फ्रूट या वो चीज़ आपने 100 रुपये दी और आपको एक चीज़ हासिल हो गई। लेकिन अगर वो नहीं हो जाता तो उसका मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसका उसका कंसेंट तो शामिल नहीं हुआ। उसने कहा मैं आपको 100 रुपये में नहीं बेचूंगा, मैं 80 रुपये में बेचूंगा। तो 80 रुपये में ट्रांजेक्शन का दोनों का कंसेंट शामिल हो जाता है। अब 80 रुपये उसने बोले, आपने बोला नहीं, आपका कंसेंट शामिल नहीं हुआ। आपने बोला आई विल गो विद 75 या फॉर एग्जाम्पल 85। मैं मिसाल ले रहा हूँ, उसने आपने कहा मैं 80 रुपये की दूंगा, आपने कहा नहीं मैं 75 की खरीदता है। यहाँ पर अगर वो एग्री कर जाता है तो ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब मेरी बात को समझ लेमन की एग्जांपल से चलेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए।
तो बोथ पार्टी ट्रांजेक्शन होना, बोथ पार्टी कंसर्न होना जरूरी है इस किसी भी ट्रांजेक्शन को सही दोस्त। तो एक चीज जो मैंने ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन बताई वही डेबिट क्रेडिट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी अकाउंटिंग की जो एक इक्वेशन होती है वो हमेशा याद रखिएगा, और वो बहुत आसान सी इक्वेशन होती है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपने हजारों जगहों पे हजारों टीचर्स ने सबने आपको बताई होंगी। तो मुझे ये बात समझाएं कि एसेट्स को इधर ही क्यों रखा और कैपिटल प्लस लायबिलिटी को इधर क्यों रखा। आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी कि एसेट्स को इधर ही क्यों रखते हैं, एसेट बेचारा अकेला क्यों होता है, और कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं। देखो दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना मेरी बात, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करता हूँ। एसेट वो चीज़ होती है जो कि आप फ्यूचर में यूज़ करते हो कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जनरेट करने के लिए, कोई मॉनेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लिए आपके पास एसेट होता है जिसे आप यूज़ करते हो। मिसाल लेता हूँ, आपके पास व्हीकल है, कंपनी के पास एक व्हीकल है, एक कंपनी के पास एक व्हीकल है, तो ये व्हीकल जो है वो यूज़ होगी इन ऑर्डर टू डिलीवर ऑफ गुड्स, यानी कि डिलीवर ऑफ गुड्स होगा, यानी कि सेल होगी आपकी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आपने बाय कहाँ से की होगी, आपने कहीं ना कहीं से खरीदी होगी ना दोस्तों। या तो आपने अपना कैपिटल इंजेक्ट किया होगा इसके लिए, या आपने उधार पे ली होगी, ये दोनों इसलिए साथ। समझने की कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करो। ये एसेट बना कैसे, या तो आपने अपना पैसा उस जगह पे लगाया, आप गए, आपके पास पैसे थे, आपने जाके व्हीकल खरीद लिया, यानी कि आपने अपना कैपिटल लगाया और एसेट खरीद ली। लेकिन याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पर्सन एक यानी कि इंडिविजुअल पर्सन एक अलग चीज़ होती है, और एक एंटिटी जो होती है ना वो एक अलग होती है। फराज जो होगा वो हमेशा फराज एंड कंपनी से अलग होगा। फराज एंड कंपनी एक अलग एंटिटी है, फराज शेख एक अलग चीज़ है। ये याद रखिएगा, आपकी ज़ात एक अलग एंटिटी है और आपकी कंपनी अलग एंटिटी है। आप उसको जो चीज़ दे रहे हो उसके ऊपर अपना कैपिटल इंजेक्ट करो। आपने कैपिटल इंजेक्ट कर दिया तो आपके पास व्हीकल आई, आपने बोला सही है मैं ऐसे व्हीकल खरीद रहा हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आप कंपनी में गए कि बोला भाई मैं 3 महीने के बाद आपको उसके पैसे दे दूँगा, तो वो लायबिलिटी हो गई आपकी। लायबिलिटी का मतलब था आपको पे ऑफ करना पड़ा। सही, ये एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी जो मैंने आपको बताई कि यार देखो ऐसे रिश्ता रिकॉर्ड करना है। अभी तक देखिए मैं डेबिट क्रेडिट्स पे नहीं आया हूँ। अभी से मैंने ये इक्वेशन है अकाउंटिंग की इक्वेशन हमेशा याद है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैंने आपको बताया। अच्छा, इस एसेट्स के दो पार्ट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, ये होता है करंट एसेट्स। ये भी बताऊंगा ये क्यों है। और इसी तरह लायबिलिटी की भी दो पार्ट होता है, यही से नॉन करंट, सही है दोस्तों। तो ये भला क्या चीज़ है यार, ये मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 1 और मोर ईयर से ज़्यादा, और ये वो हैं जो 1 और मोर विद इन 1 ईयर रिकवरेबल हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर रिकवरेबल हो जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती है जो 1 साल के बाद आपको पे करनी है, पेबल 1 और मोर, करंट होते हैं विद इन 1 ईयर, सेम कॉन्सेप्ट। सही है, ये विद इन 1 ईयर है और ये विद इन तो ये एक डेफिनेशन हो गई। इसके ऊपर कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
कैपिटल के अंदर आपका जो प्रिस्क्राइब कैपिटल जो आपने लगाया होता है वो आता है, शेयर प्रीमियम इसमें आता है, हम सब पढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर, सही है ना। क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी थोड़ा स्लो पेस में चलूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप ये चीज़ अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बहुत इजीली, ट्रांजेक्शन को सिर्फ कंप्लीट कर। जब आपका एसेट प्लस एसेट तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, ये चीज़ 100 रुपये की है, ये चीज़ 50, ये दोनों को मिला के 100 रुपये होने चाहिए 100%। जिस दिन आपके दोनों टाई होते हैं इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस सही चल रहा है, यानी कि आपने डेबिट क्रेडिट सही प्लॉट किया है। किस अब वो डेबिट क्रेडिट क्या होगा मैं ज़रूर लेके चलूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने आपकी प्लॉटिंग सही की होगी तो आपका 100 हमेशा टाई अप करेगा। आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ तक एक चीज़ पढ़ी कि ये इक्वेशन है, याद रखिएगा हमेशा ज़िंदगी में कि ये चीज़ क्या है, करंट अफेयर। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, एमबीए में, बीबीए में, इवन के चार्टर अकाउंटेंसी, सीए के अंदर, ईसीसी के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में जाके देखिए तो यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, सही दोस्तों। हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे पास अकाउंटिंग होती है ना, वो होती है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है उधार बेसिस पे। उधार बेसिस कहते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। हमारी जो लेटेस्ट अकाउंटेंसी होती है वो अक्रूवल बेसिस पे होती है। अब अक्रूवल बेसिस क्या होगी इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो मैंने लिखा है अक्रूवल बेसिस, अब मैं आपको लेकर आता हूँ जिससे आपको एक दिमाग में बहुत होगा सर कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये कौन सा होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर डेबिट का मतलब हमेशा एसेट ही होता है और क्रेडिट का हमेशा मतलब लायबिलिटी ही होता है। हम इस चीज़ को दूर करेंगे, सफेद को, कि क्या हमेशा क्रेडिट का मतलब एसेट ही होता है, क्या इसका मतलब लायबिलिटी, क्रेडिट का मतलब हमेशा लायबिलिटी होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रांजैक्शन के ऊपर देखा जाता है, ट्रांजैक्शन की नौयत को देख के डेबिट क्रेडिट का वो किया जाता है, क्या नाम है, तयन किया जाता है। मैं मिसाल आपको बात मान के चले सबसे पहले कंपनी स्टार्टअप पर आती है, मान के चले स्टार्टअप पर आई, वैसे डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, यानी कि XYZ ने अपनी जमा पूंजी का 1 मिलियन जो है वो अपनी कंपनी थी ABC कंपनी, मैंने भी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया दोस्तों, याद है। अपना 100 मिलियन 1 मिलियन ABC कंपनी को दे दिया, सही है। जब ABC कंपनी को दिया तो मेरे पास इस ABC के पास क्या है, कैश आ गया, सही है। मैं कह रहा हूँ बैंक का, क्योंकि मैंने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया दोस्तों, सही है ना। मेरे पास मेरी कंपनी के पास क्या आ गया, 1 मिलियन आ गया। तो मुझे दोस्तों एक बात बताइए, मुझे आया है ये चीज़, ये XYZ जो है ये इस कंपनी का क्या है, ओनर है ना। तो जितना भी ओनर अपनी कंपनी में कैपिटल लगाता है उसके अगेंस्ट में वो पैसा विड्रॉ भी तो कर सकता है उस प्रॉफिट्स के अंदर से। मान के चले आप एक कारोबार करते हैं, आपने बोला यार मैं अपनी इस ABC कंपनी में काम कर पैसा लगाऊंगा, पैसा लगेगा तो उसके बाद जो भी पैसे आएंगे वो मेरे होंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा होगा, मैं कुछ भी विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं सैलरी विड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये पैसा किसका है, यानी कि मैं बुक्स में शो करूँगा कि मुझे किसने दिया, इस कंपनी को किसने दिया, XYZ ने दिया, फराज ने दिया, XYZ कंपनी ने दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा कैपिटल इस कंपनी में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं अपने एसेट को, वही आप अकाउंटिंग डेफिनेशन याद रखिएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, लाख रुपये हो गया, तो 1 मिलियन हो गया। तो यहाँ पे भी अगर मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा तो बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया, 1 का मतलब 1 मिलियन, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो देखिए ये कोई लायबिलिटी नहीं है दोस्तों,
लायबिलिटी नहीं है, मैं लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, बोले यार लायबिलिटी इंक्रीज करने वाली बात नहीं, ये से डेबिट क्रेडिट इस तरीके से रूट होता है। सही है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आई तो मुझे बताइएगा। तो अगर उसके बाद हम ऐसे से चलेंगे, इसी तरह जनरल एंट्रीज भी होती हैं और एडजस्टमेंट भी इसी तरीके से आगे ऐसा ऐसा परफॉर्म होती रहती है। हम चलेंगे कि स्टॉक्स किस तरह होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं हमारे पास, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। लेकिन कोशिश ये मेरा पढ़ाने का मकसद जो है ना दोस्तों, वो आपको ये चीज़ है कि आपको अकाउंटेंसी के बारे में पता हो, ओनली पेपर पास करने के लिए नहीं या जॉब हासिल करने के लिए नहीं, ये आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। ये चीज़ें वो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जो है ना डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, दोस्तों ये याद रखिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये सब इंट्रो था, इंशाल्लाह हम आगे भी चलेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काम करती है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल